नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा प्योर ओसीडी के बारे में, प्योरली ऑब्सेशनल या जिसे प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी कहते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। आपको प्योर ओ वाले ओसीडी के सिम्पटम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्योर ओ वाला ओसीडी है या आपको ऐसा डायग्नोसिस मिला हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए देखनी या ये कहें कि ये ऑडियो आपके लिए सुननी बहुत ज़रूरी हो सकती है। इस वीडियो को पूरा सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको इसमें बहुत सारी ज़रूरी जानकारी मिलेगी कि प्योर ओ ओसीडी के कौन से सिम्पटम्स और उसके कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं। किस तरह से प्योर ओ वाला ओसीडी ट्रीट किया जाता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है, इस पर मैं खासकर कि डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा सुनें। जब लोग ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में सोचते हैं या जब सुनते हैं, तो उनका जो ध्यान है वो ज़्यादातर कंपल्जन्स की तरफ आता है। मतलब ओसीडी को वो कंपल्जन्स की फॉर्म में इमेजिन करते हैं, जैसे कि बार-बार हाथ धोना, बार-बार क्लीन करना किसी जगह को, किसी सरफेस को या बार-बार चीज़ों को चेक करना, जैसे स्टोव को चेक करना, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करना मतलब स्विचेस को चेक करना, ताले वगैरह ठीक से बंद हैं या नहीं चेक करना, या ऐसा मान के चलते हैं कि ओसीडी वाले लोग बहुत एक्सट्रीम सिमेट्री पसंद करते हैं। मतलब हर चीज़ को ऑर्डर में रखना, परफेक्शन के साथ हर काम करना, इस तरीके से ही अक्सर ओसीडी को पहचाना जाता है। इसी तरीके से अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि ओसीडी का मतलब ये सब होता है। हालाँकि कंपल्जन्स जो होती हैं वो बहुत नोटिसेबल होती हैं, बड़े आराम से दिख जाती हैं, एक व्यक्ति उनको परफ़ॉर्म करता है। पर ये ओसीडी के केवल एक एस्पेक्ट होते हैं, एक पहलू होते हैं। केवल कंपल्जन्स का होना ही ओसीडी नहीं होता, केवल कंपल्जन्स की वजह से ही हम किसी को ओसीडी से पीड़ित नहीं कहते। ऑब्सेशनल कंपोनेंट जो होता है, ऑब्सेशन वाला जो कंपोनेंट होता है, वो अक्सर ओवरलुक हो जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कई केसेस में लोगों को सिर्फ ऑब्सेशंस का ही अनुभव होता है, बिना कोई बिहेवियरल कंपल्जन्स को दिखाए, बिना किसी कंपल्जन्स को एक्सपीरियंस किए, वो केवल ऑब्सेशंस का ही अनुभव ज़्यादा करते हैं, उसी में एंगेज होते हैं। तो ऐसे में जो कंपल्जन्स जिन्हें कि हॉलमार्क कहा जाता है ओसीडी का, ये लोग जो होते हैं जिनको प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी होता है, ये अक्सर पहचान में नहीं आ पाते या ये अपने लक्षणों को, अपनी सोच को, थिंकिंग को ओसीडी का रूप नहीं मानते या उसे ओसीडी की तरह देख नहीं पाते और उन्हें यह नहीं लगता कि उन्हें भी ओसीडी हो सकता है। वे इसको कोई और समस्या मान लेते हैं या किसी और तरीके की प्रॉब्लम में इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तब जब उन्हें किसी डॉक्टर से डायग्नोसिस नहीं मिला है तो। तो प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर छिपा रह जाएगा या छिपा रह जाता है और पहचान में, नज़र में नहीं आ पाता। हिडन रह जाता है, क्योंकि कंपल्जन्स बाहरी रूप से ना दिखने के कारण, बिहेवियर में, एक्शंस में ना दिखने के कारण अक्सर पहचान में ये नहीं आ पाता। इसको प्योर ओ कहा जाता है। प्योर ओ एक आम तौर पे यूज कर देने वाली टर्म है। एज सच किताबों में या डायग्नोस्टिक मैनुअल्स जो हैं मेंटल हेल्थ के, मेंटल इलनेसेस के, उनमें प्योर ओ नाम से नहीं दिया जाता, उसमें प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी की तरह डायग्नोस किया जाता है, या पहले इसे प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी कहा जाता था। तो तब से ये जो टर्म है प्योर ओ, ये पॉपुलर रूप से, पॉपुलर तौर पे चलता हुआ आ रहा है, यूज में आ गया है और ये एक प्रचलित तरीका है बोलने का, एड्रेस करने का ऑब्सेशनल वाले ओसीडी को। प्योर ओ ओसीडी ऐसे कह देते हैं, या इसे कॉग्निटिव ओसीडी भी कहा जा सकता है या प्योरली कॉग्निटिव ओसीडी। मतलब कंपल्जन्स या तो होंगे नहीं या होंगे तो ना के बराबर होंगे, और मेनली जो पर्सन होगा वो अपने ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स को केवल मन में ही रखेगा। तो प्योर ओ क्या होता है? प्योर ओ एक ऐसा ओसीडी है जिसमें इंट्रूसिव थॉट्स होंगी, मतलब इंटरफेयर करने वाली थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स होंगी, ना चाहते हुए भी वे विचार बार बार मन में आएंगे, और अनकंट्रोलेबल थॉट्स होंगी, नियंत्रण में नहीं आ पाएंगी, कंट्रोल में नहीं आ पाएंगी।
उन्हें या तो हम थॉट्स के तौर पे देखें या उन्हें सिंपल हम ऑब्सेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है उन थॉट्स में जो थीम्स होती हैं, जो कंटेंट होता है, उनके प्रति बहुत ऑब्सेस्ड होता है। या ये कहें कि कुछ पर्टिकुलर चीजें सोचने के लिए वह व्यक्ति बहुत ऑब्सेस्ड है, जुनून है एक तरीके का उसे। हालांकि जिस व्यक्ति को प्योर ओसीडी होता है, प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी होता है, वो बहुत ऑब्वियस से ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व नहीं होता जो कि इंट्रूसिव थॉट्स के रिस्पॉन्स में आते हैं, जैसे कि काउंटिंग, अरेंज करना, हैंड वॉश करना। हालांकि इन बिहेवियर्स या एक्शंस जो कि कंपल्सिव होते हैं, इनमें तो वो ज्यादा संलग्न नहीं रहता, इंगेज नहीं होता। या ये कहें कि इंट्रूसिव थॉट्स के रिस्पॉन्स में, ऑब्सेशंस के रिस्पॉन्स में अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए वो कोई कंपल्जन बाहर से तो परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं देता, पर फिर भी मेंटल रिचुअल्स वो परफॉर्म कर सकता है। दिमाग में, मन में कई तरीके के रिचुअल्स या कई तरीके की कंपल्जन्स वो परफॉर्म कर सकता है अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए या अपने ऑब्सेशन को किसी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसमें आने वाली जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वे किसी ना किसी तरीके के मेंटल कंपल्जन्स या मेंटल रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, या जिसे मेंटल एक्शंस भी कह सकते हैं। एक बड़ी भारी गलती की जाती है कि अक्सर प्योर ओ वाले ओसीडी को एक लेस सीवियर फॉर्म ऑफ ओसीडी मान लिया जाता है। मतलब एक ऐसा ओसीडी जो कम सीवियरिटी में, कम इंटेंसिटी में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर वो ज्यादा सीवियर होता तो कंपल्जन्स आ जाती, मतलब हैंड वॉशिंग वाली टाइप की कंपल्जन्स आ जाती, ऐसा मान लिया जाता है, जबकि ये धारणा गलत है। जो लोग प्योर ओ वाले ऑब्सेशंस से पीड़ित होते हैं, जो इन इंट्रूसिव थॉट्स को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, जो इस डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, वो ये पाते हैं कि उनकी जो इंटरफेयरिंग थॉट्स हैं वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हो जाती हैं, इतनी डिस्टर्बिंग हो जाती हैं कि वे अपने लाइफ के कई सारे काम सही तरीके से कर ही नहीं पाते। वो लाइफ के ज्यादातर कामों में, कार्यों में, रोजमर्रा की एक्टिविटीज में इन थॉट्स को इंटरफेयर करता हुआ पाते हैं। वो देखते हैं कि हमारे काम बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहे, पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये थॉट्स जो हैं उन्हें डिस्टर्ब करती रहती हैं और अपने में इन्वॉल्व कर लेती हैं, टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा खराब कर देती हैं, रुकावट सी आ जाती है, अटक जाता है इंसान। एक चीज यहां बहुत जरूरी है ध्यान रखने की, कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें सिर्फ ऑब्सेशन होती है, पर उनमें कोई मेंटल कंपल्जन नहीं होती, मेंटल रिचुअल्स वो परफॉर्म नहीं करते। इन लोगों को भी प्योर ओ वाले ओसीडी में कैटेगराइज कर दिया जाता है। इनको भी प्रिडोमिनेंटली या प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी का डायग्नोसिस मिलता है। तो इन पेशेंट्स को कोई अलग कैटेगरी या अलग नाम नहीं दिया गया। तो दोनों टाइप के पेशेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। पहले वो जिनको ऑब्सेशंस भी हैं और मेंटल रिचुअल्स या मेंटल कंपल्जन्स भी हैं, और दूसरे वो जिनको ऑब्सेशंस तो हैं पर मेंटल रिचुअल्स या मेंटल कंपल्जन्स वो परफॉर्म नहीं करते। तो दोनों टाइप के जो पेशेंट हैं ये सारे के सारे प्योर ओ वाले ओसीडी में इंक्लूडेड होते हैं। DSM-5 जो है, जिसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि एक बेसिस होता है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने का, कैटेगराइज करने का, जो कि साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। उसमें केवल प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी ही कहा जाता है, भले ही उसके अंदर ऑब्सेशंस हो या मेंटल कंपल्जन्स या मेंटल रिचुअल्स वाले कंपल्जन्स भी हों। तो दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ओसीडी के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कौन से कॉमन सिम्टम्स होते हैं, आमतौर पे पाए जाने वाले लक्षण होते हैं। ओसीडी में वैसे तो रिकरिंग या रीऑकरिंग, जो बार बार रिपीट होकर आते रहते हैं, ऐसे ऑब्सेशंस और बिहेवियर्स होते हैं, या जिन्हें हम बिहेवियर्स को कंपल्जन्स कहते हैं। और ये जो ऑब्सेशंस होते हैं ये अनवांटेड होते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी इच्छा के बिना आते हैं, वो नहीं चाहता इन्हें मन में लाना, पर ये आते रहते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं, और पेशेंट ज्यादातर इनको दूर भगाने की, मिटाने की कोशिश करते हैं, इनको दबाने की कोशिश करते हैं। और जो कंपल्जन्स होते हैं वो इन ऑब्सेशंस की वजह से आने वाली एंजाइटी को दूर करने के लिए कुछ बिहेवियर्स या एक्शंस होते हैं। जैसे एक पर्सन है जिसको ओसीडी है,
उसको बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल थॉट्स आएंगी जर्म्स और क्लीनलीनेस को लेकर, सफाई और कीटाणुओं को लेकर बहुत ज्यादा उसको विचार आते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं चारों तरफ जर्म्स मतलब कीटाणुओं से घिरा हुआ हूं, मैं कभी भी उनसे कॉन्टेमिनेट हो सकता हूं, मेरे को किसी भी सरफेस से या किसी भी व्यक्ति से किसी भी जगह से कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। और वह हमेशा अपने को सफाई करने के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं, क्लीन रखने के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं। इस वजह से उनमें हमेशा एक अर्ज रहती है कि अपने हाथ धोवो, ज्यादा से ज्यादा नहाओ। और जब वो नहाते भी हैं, हाथ भी धोते हैं, तो केवल हाथ नहीं धोते, वो अपनी पूरी बाजू धोते हैं। नहाएंगे तो आसपास का सारा जो एरिया है उसको भी साफ रखेंगे। न जाने इस तरीके के कितने कितने उनको कंसर्न्स आते हैं, अर्ज आती है बार बार हाथ धोने की और कई सारी चीजें धोने की, जिससे कि वो अपनी गंदगी की ऑब्सेशन को दूर कर सकें। उनके अंदर ये जो तीव्र इच्छा होती है अपने को साफ रखने की, इसको वो पूरा कर सकें। तो जब गंदगी का विचार आता है तो बहुत एंजाइटी होती है, लगता है कि शरीर गंदा हो गया, हाथ पैर गंदे हो गए, तो उसको वो धो धोकर बार बार उस गंदगी को हटाने की इच्छा से बार बार हाथ धोते हैं। और एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअल में वो केवल अपनी ऑब्सेशन से उठ रही एंजाइटी को कम कर रहे होते हैं। कंपल्जन परफॉर्म करके वो बस एक टेम्परेरी रिलीफ पा रहे होते हैं। जिन लोगों को प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी होता है, उनको भी कई तरीके के ओसीडी के सिम्टम्स आते हैं, ऑब्सेशनल और कंपल्सिव सिम्टम्स आते हैं। हालांकि जो ऑब्वियस कंपल्जन्स हैं वो तो एब्सेंट होती हैं, होती नहीं वो तो, जैसा कि बताया। पर उसमें भी ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स, इनमें से कोई एक हो सकता है, या ऐसी कंडीशन हो सकती है जब ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स दोनों हो। तो ऑब्सेशंस किस टाइप की होती हैं? क्या अलग-अलग टाइप के ऑब्सेशंस हो सकते हैं? किस अलग-अलग टाइप की थीम्स में ऑब्सेशंस या कंपल्शंस हो सकती हैं? अब हम ये जानते हैं। तो ऑब्सेशंस जो है वो सोमैटिक कंसर्न्स के इर्द-गिर्द हो सकती हैं। सोमैटिक मतलब बॉडीली सिम्पटम्स के अराउंड। सेक्सुअल थीम्स हो सकती हैं, किसी तरीके की सेक्सुअल थॉट्स, इमेजेस हो सकती हैं। रिलीजियस थीम्स हो सकती हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का मंत्र या कोई पूजा पाठ बार बार करना, बार बार गॉड या गॉड जैसी कुछ ऐसी इमेजेस या ऐसे थीम्स के इर्द गिर्द ऑब्सेशंस का होना। साथ ही साथ एग्रेसिव टाइप की भी हो सकती हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की या खुद को नुकसान पहुंचाने की, या किसी तरीके की एंगर रिलेटेड थॉट्स या इमेजेस मन में बार बार आ सकती हैं। इसी के साथ ओसीडी का जो पेशेंट होता है उसमें सिमेट्री को लेकर, चीजों को बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने को लेकर उनमें बहुत कंसर्न होते हैं। और कंटेमिनेशन का जो एक डर होता है वो तो आम तौर पे कई सारे पेशेंट्स में मिलता ही है। हालांकि बिना कंटेमिनेशन के थीम के भी ज्यादातर लोग ओसीडी से पीड़ित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंटेमिनेशन वाला तो होगा ही और बाकी वाले हो या ना हो ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। सेक्सुअल भी हो सकता है और हो सकता है कंटेमिनेशन बिल्कुल ना हो। सोमैटिक हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, और हो सकता है कि सेक्सुअल वाला बिल्कुल ना हो, कंटेमिनेशन ना हो। तो या तो किसी पेशेंट में एक ही थीम होगी या दो से ज्यादा थीम्स हो सकती हैं। ओसीडी की अलग-अलग थीम्स भी एक ही पर्सन के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो होगा क्या, इन सभी थीम्स के इर्द-गिर्द जो पेशेंट का जो सिम्पटम होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसमें रिपीटेड इंट्रूसिव थॉट्स, इमेजेस या इंपल्सेस होंगे। थॉट्स मतलब विचार आएंगे, इमेजेस मतलब मन में एक चित्र सा बन जाएगा, या इंपल्सेस आएंगे, इच्छा, एक अर्ज उठेगी। जैसे कि एग्रेशन वाले ओसीडी में बताया कि एक तीव्र इच्छा उठेगी कुछ हार्म करने की। और ये जो इच्छाएं हैं या ये जो विचार हैं, इमेजेस हैं जो बार बार आ रही हैं, अनकंट्रोलेबल है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस लाइक कराएंगी, बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित करेंगी उस व्यक्ति को। साथ ही साथ वह जो व्यक्ति है वो इनको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, सप्रेस करने की कोशिश करेगा, या इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। वह जो व्यक्ति है जिसको ओसीडी है वह कॉन्टिन्यूसली इनको दूर भगाने के प्रयास भी करता रहता है, वो नहीं चाहता इनको, मतलब ये अनवांटेड होती हैं। कंपल्जन्स कौन सी होती हैं? आमतौर पे जो ओसीडी होता है उसमें कंपल्जन्स किस तरह की होती हैं कि कुछ रिपीटेटिव एक्शंस होती हैं, या बिहेवियरल होंगी या मेंटल होंगी, जिसमें कि व्यक्ति जो है उसको कंपल्जन मतलब कि वह व्यक्ति कंपेल्ड फील करता है, मजबूर सा महसूस करता है अपने को, कि उसे ऑब्सेशन की जो थॉट्स आ रही हैं उसके रिजल्ट में, उसके प्रतिक्रिया में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करनी है, कोई ना कोई गतिविधि, कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई व्यवहार, बिहेवियर परफॉर्म करना है। उसके अंदर एक कंपल्जन महसूस होती है, एक जबरदस्ती सी, एक मजबूरी सी महसूस होती है जो उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि ऑब्सेसिव थॉट्स की जो एंजाइटी है उसे किसी ना किसी तरह से कम जरूर करना है, कम तो करना ही है। ये जो एक्शंस में
इंगेज होता है व्यक्ति, ये डिस्ट्रेस को कम करने के लिए मेनली वो करता है, जो कि ऑब्सेशंस की वजह से है, ताकि जो भी उसको डर है या जिस भी तरीके की उसको चिंता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो गंदगी को साफ करना है ताकि किसी बीमारी को प्रिवेंट किया जा सके, ताकि उस गंदगी को शरीर के अंदर फैलने से, मेरे से दूसरे लोगों में फैलने से उसको रोका जा सके। तो कुछ ऐसा प्रिवेंशन करने की नियत से पेशेंट जो है वो कंपल्जन्स परफॉर्म करता है। ओसीडी के ये जो सिम्टम्स होते हैं, इनका डायग्नोसिस बनाने के लिए, इस तरीके के थॉट्स या बिहेवियर्स को डायग्नोसिस देने के लिए, इनको कैटेगराइज करने के लिए कि भाई ये बीमारी का रूप है, एक बहुत अहम चीज होती है कि ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने चाहिए। बहुत ज्यादा समय व्यक्ति का ले लेते हैं ये ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स, जिसमें करीब करीब 1 घंटा या उससे ज्यादा का टाइम लेना चाहिए। कई बार 3 से 4, 6 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे भी लग सकते हैं। ऐसे पेशेंट भी देखने में आते हैं जिनको 15-15 घंटे भी अपने ओसीडी में लग जाते हैं। बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस आना चाहिए जैसा कि बताया। साथ ही साथ पेशेंट की जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंपेयरमेंट आनी चाहिए। मतलब वो ठीक ठाक तरीके से नहीं चलनी चाहिए या उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ जानी चाहिए, तभी डायग्नोसिस दिया जाता है। अब हम आते हैं प्योर ओ वाले सिम्टम्स को जानने की तरफ। अब हम जानेंगे प्योर ओ वाले सिम्टम्स। ये थे आमतौर पे ऑब्सेशंस कंपल्जन्स क्या होती हैं, किस तरीके से मिलती हैं, ये हमने जाना। अब हम जानेंगे प्योर ओ वाले ओसीडी के जो ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं प्योर ओ वाले ओसीडी में। पहला होता है मेंटल रिचुअल्स परफॉर्म करता है पेशेंट अपने डिस्ट्रेस को कम करने के लिए। इसमें क्या कर सकता है, वो मेंटली रिव्यू करता है अपनी मेमोरी को या किसी इंफॉर्मेशन को। कोई चीज दिमाग में आ गई, कोई विचार दिमाग में आ गया, अब उसको बार बार रिकॉल करेंगे, उसको एक ऑर्डर में या उसको एक सीक्वेंस में एनालाइज करने के लिए या उसको देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए। बार बार मेमोरी में याद कर करके पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसको रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं बार बार। और उस चेकिंग के थ्रू, उस रिव्यू करने के थ्रू वो रिलीफ लेते हैं। उनको श्योरिटी हो जाती है कि जो उन्होंने सोचा, जो विचार आया, वो उनके किसी बिलीफ या किसी सेट पैटर्न में आया और अब उनकी एंजाइटी उससे कम हो जाती है। जो भी जानकारी होती है या जो भी मेमोरी में जो चीजें बैठी होती हैं उनको रिव्यू करने से एंजाइटी रिलीफ हो जाती है। तो ये मेंटल रिचुअल वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, मेंटली मतलब माइंड में कुछ वर्ड्स को रिपीट करते हैं। कोई भी वर्ड रिपीट कर सकते हैं जिससे कि उनकी एंजाइटी कम हो जाए। कोई शब्द हो सकता है, न्यूट्रल शब्द हो सकता है, कोई ऐसा शब्द हो सकता है जो उस थॉट से रिलेटेड हो, कोई ऐसा शब्द हो सकता है जो अटपटा सा हो, जो बड़ा वियर्ड और बड़ा ऑड लगता हो, पेशेंट ने किसी तरह से डेवलप कर लिया हो, उस वर्ड के प्रति कोई फिक्सेशन डेवलप कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। अगला आता है मेंटली अनडूइंग इट या रीडूइंग। मतलब माइंड में ही वो किसी चीज को बार बार करते हैं। कोई एक चीज सोची, उसको बार बार सोचेंगे। बार बार सोचने से, रीडू करने से, दोबारा से उसको करने से एक तरीके का कंपल्जन होगा, उनकी एंजाइटी रिलीफ हो जाएगी। या अनडूइंग में क्या करेंगे, कोई चीज जो सोच ली, जो कि नेगेटिव है, अनवांटेड है, उसको अनडू करने की कोशिश करेंगे किसी पॉजिटिव चीज से, किसी पॉजिटिव वर्ड या इमेज से। तो इस तरीके से एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। एक तरीके से पुराने वाली थॉट को अनडू करके नई थॉट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 3 तरीके की चीजें पेशेंट कर रहा होता है इन तरीके की कंपल्जन्स में। पहला होता है स्टार्टिंग ओवर, मतलब दोबारा से उनको करना, रीडू करना, दोबारा से बार बार उसको रिपीट करना। या रीसेटिंग, मतलब रिव्यू करना। और तीसरा आता है अनडू करना, मतलब उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस कर देना। तो ऐसे कुछ कोवर्ट, मतलब मन में चलने वाले, कोवर्ट मन में चलने वाले, अंदर चलने वाले कुछ ऐसे कंपल्सिव एक्ट पेशेंट करता है जिससे कि वो ऑब्सेशन की एंजाइटी को कम कर सके। जो हैंड वॉशिंग वाले टाइप के जो कंपल्जन्स होते हैं उन्हें ओवर्ट कंपल्जन्स कहते हैं, जो बाहर की दुनिया में दिखाई देते हैं। जो मन में चल रहे हैं वो कोवर्ट है। तो कोवर्ट कंपल्जन्स या रिचुअल्स पेशेंट परफॉर्म करता है। तो पहला तो एक मेन सिम्टम कैटेगरी हुई कोवर्ट कंपल्जन्स की या मेंटल रिचुअल्स, मेंटल कंपल्जन्स की, ताकि ऑब्सेशंस का स्ट्रेस रिड्यूस किया जा सके, ऐसे पेशेंट परफॉर्म करता है। तो प्योर ओ में एक तो ये हुआ। दूसरा होता है रीएश्योरेंस सीकिंग, जो कि बार बार पेशेंट करता है। रीएश्योरेंस सीकिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि पेशेंट जो है वो पहचान नहीं पाते कि ये भी एक तरीके की कंपल्जन है। इसमें क्या होता है, दूसरे से वो बार बार रीएश्योरेंस लेने लगते हैं कि मैं ठीक तो हूं, मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मेरी एंजाइटी कम तो हो जाएगी,
मेरा ओसीडी ठीक तो हो जाएगा, ऐसा पूछने लगते हैं। दूसरा, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे बहुत एंग्जाइटी हो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि एश्योर्ड हो सकें कि हाँ मुझे उस चीज़ का एक्सपोजर नहीं मिला, मैं उस जगह नहीं गई या गया, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, सेल्फ एश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं, खुद को बार बार दिलासे दिलाते रहते हैं। इसमें अक्सर क्या होता है, बार बार इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को चेक करना ये अक्सर शामिल होता है, या बार बार कुछ किताब को पढ़ना, या बार बार कुछ पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको बार बार सुनते हैं। कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि एक ही चीज़ को बार बार रिव्यू करें ताकि सेल्फ एश्योर्ड हो सकें। तो इसमें क्या आता है, बार बार ऑनलाइन रिसर्च करना इसमें अक्सर शामिल होता है। तो इंटरनेट का यूज़ अक्सर ओसीडी के पेशेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर कर करके अपने को एश्योर करते रहते हैं कि मेरे साथ सब ठीक है, मेरे को सिर्फ ओसीडी है, सिर्फ एंग्जाइटी है, और ये ठीक हो सकती है या ये ठीक हो जाएगी, और इसका जो इलाज है वो चल रहा है, मैं ये इलाज ले रही हूँ, मैं ये इलाज ले रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगी। ये बार बार बस चेक ही करते रहते हैं वो। तो एक तरीके की सेल्फ एश्योरेंस होती है, या तो खुद से लेते हैं, खुद को किसी तरीके की एफर्मेशंस बोलते हैं, या फिर ऑनलाइन लेते हैं, या फिर दूसरों से एश्योरेंस लेते हैं। तो यही तरीके होते हैं जिससे कोई एश्योरेंस लेने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी समस्या इस तरीके के एश्योरेंस सीकिंग वाले बिहेवियर से आती है कि जो फैमिली के जो लोग होते हैं या जो फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो बार बार एश्योरेंस ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इनसे, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं। बार बार एक ही चीज़ को वो पूछते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। वो इस पेशेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर लेते हैं। कभी कभी तो फैमिली मेंबर वाले क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हमें अपने पेशेंट को, जो उनकी फैमिली का पर्सन है जिसको ओसीडी है, उसको ठीक रखने के लिए हमें उसको बार बार एश्योरेंस देनी भी चाहिए। तो अक्सर क्या होता है, थकने के साथ साथ ये भी एक प्रॉब्लम देखने में आती है कि फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं एश्योरेंस सीकिंग को बूस्ट कर देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं उसे। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पेशेंट जितनी बार पूछता है वो उतनी बार ही उसको एश्योरेंस देते भी रहते हैं। इस वजह से पेशेंट का जो बिहेवियर है वो री इन्फोर्स हो जाता है, मतलब एंकरेज हो जाता है, और वो बार बार और ज़्यादा दिखाते हैं इस बिहेवियर को, क्योंकि एक बार किया, दो बार किया, सामने वाले फैमिली मेंबर ने रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो बार बार करते रहते हैं। रिसर्च बताती है कि ओसीडी के करीब करीब 3 से लेकर 6 अलग अलग सब टाइप हो सकते हैं या होते हैं, जिसमें से प्योर ओ एक अलग फॉर्म है ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। सबसे पहले प्योर ओ को बेयर ने, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1994 में एक जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकाइट्री में आर्टिकल लिखा था, उसमें इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था और इसे बताया था कि इसमें सेक्सुअल, एग्रेसिव और रिलीजियस ऑब्सेशंस होती हैं जिनमें कंपल्जन्स नहीं देखी जाती। बाद में रिसर्च ने और ज़्यादा चीज़ें पता की और एग्रेसिव ऑब्सेशंस को 2 अलग अलग टाइप्स में या कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। एक में डर होता है कि कुछ इम्पल्सिवली हम हार्म कर देंगे किसी व्यक्ति को, और एक में होता है कि अनइंटेंशनली हम हार्म कर देंगे किसी को। मतलब एक में तो लगता है कि मुझे गुस्सा आएगा या मुझे अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा और मैं सामने वाले को मार दूंगा या मार दूंगी, उसका नुकसान कर दूंगी। और एक में होता है कि अनइंटेंशनली मैं किसी का नुकसान कर दूंगी, जैसे मेरा ध्यान नहीं रहा और मैंने शायद किसी को मार दिया, मेरा ध्यान नहीं रहा, शायद मैंने अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दिया। तो अनइंटेंशनल हार्म की फीलिंग्स आएंगी, थॉट्स आएंगी, और एक में इंपल्सिव हार्म की फीलिंग्स आएंगी, मतलब हाथ में चाकू नहीं पकड़ना, कहीं मैं किसी को मार ना दूं। तो इस तरीके से प्योर ओ वाला जो एग्रेसिव इंपल्स वाला, एग्रेसिव ऑब्सेशंस वाला जो ओसीडी होता है, उसमें इस तरीके के 2 अलग अलग टाइप के बिहेवियर या थॉट देखे जाते हैं। जो इंपल्सिव हार्म वाले जो थॉट्स होती हैं वो अक्सर कुछ ऐसी थीम्स या ऐसी कंटेंट के इर्द गिर्द होती हैं जो टैबू थॉट्स होती हैं, मतलब जिनको सोसाइटी में सोचना, विचारना प्रोहिबिट किया जाता है, गलत माना जाता है, बुरा माना जाता है। व्यक्ति सोचेगा कि ऐसा सोचना बहुत बुरा है, तो वो उस टाइप की थॉट्स या फीलिंग्स को दिमाग में लाते हैं या उनके दिमाग में वो आती हैं अनकंट्रोल्ड वे में। तो उसमें क्या होगा, सेक्स, रिलीजन या एग्रेशन से रिलेटेड थीम्स दिमाग में बार बार आती हैं। 2011 में एक ऐसी रिसर्च छपी जिसमें यह बताया गया कि प्योर ओ वाले जो ऑब्सेशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें किसी ना किसी तरीके का मेंटल रिचुअल या मेंटल कंपल्जन होता ही है। वो किसी ना किसी तरीके के ऐसे रिपीटेटिव रिचुअल या बिहेवियर में, मतलब मेंटल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते ही हैं ताकि ऑब्सेशन से आने वाले अपने डिस्ट्रेस को कम कर सकें। खासकर ये जो अनएक्सेप्टेबल टैबू वाली जो थॉट्स होती हैं इनके रिस्पॉन्स में।
तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर ओ में कंपल्जन्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती ही हैं किसी ना किसी फॉर्म में, पर ये इतनी हल्की होती हैं, इतनी छुपी हुई होती हैं कि कई बार ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये जो थॉट आ रही है ये एक्चुअल में कंपल्जन है भी या नहीं। कई बार ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो जो थॉट्स आ रही हैं इनके दिमाग में वो एक्चुअल में किसी ऑब्सेशन को कैंसिल आउट करने के लिए है या वो खुद एक ऑब्सेशन है। तो इस पर थोड़ा विचार चल रहा है, इस पर थोड़ी रिसर्च चल रही है और वैज्ञानिक जो है इसमें थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं। तो ये कहना कि सिर्फ ऑब्सेशंस हैं और कंपल्जन्स नहीं है मेंटल वाली, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कई शोध ऐसा बताते हैं कि ऑब्सेशंस जब होंगी तो किसी ना किसी तरह की कंपल्जन तो होगी ही होगी, क्योंकि ऑब्सेशन में जो डिस्ट्रेस आता है, परेशानी आती है, एंजाइटी आती है, उसको दूर करने के लिए पेशेंट कुछ तो सोचेगा, कुछ तो करेगा। भले ही वो मेंटल एक्शन ना हो सकता है कि वो कुछ थॉट ही उसके रिस्पॉन्स में सोच ले, जैसे गिल्ट की थॉट सोच ले या अपने ऊपर डाउट करने लगे, अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करे, अपने को एक इमोरल पर्सन मान ले, या हो सकता है कि अपने को एक अलग आइडेंटिटी में देखना शुरू कर दे। जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसको होमोसेक्सुअल थीम वाली ओसीडी है, प्योर ऑब्सेशन है, जिसमें वह व्यक्ति मानता है कि मुझे किसी दूसरे सेम जेंडर के पर्सन से अट्रैक्शन हुई या मैंने उसके किसी फिजिकल एस्पेक्ट को, फिजिकल पार्ट को देखा और मुझे इस तरीके की फीलिंग आई कि जैसे मैं होमोसेक्सुअल हूं। अब कहने को ये एक प्योरली ऑब्सेशनल थॉट है, मतलब ये एक इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट है, ऑब्सेशन है, पर उस व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मैं होमोसेक्सुअल हूं, तो वो हो सकता है बार बार अपने को कुछ ऐसा मान ले या ऐसा देखने लगे, ऐसा बोलने लगे जो उसकी कंपल्जन हो, पर वो अपने को किसी अलग तरह से ही देखना शुरू कर दे। तो ऐसे में क्या होता है कि अक्सर कई बार ओसीडी के पेशेंट्स अपनी प्योर ऑब्सेशंस के रिस्पॉन्स में कंपल्जन थॉट के तौर पे लाते हैं या वो सच में कहीं ना कहीं उनके रिस्पॉन्स में अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुद की परसेप्शन ही बदल लेते हैं। तो वो परसेप्शन या आइडेंटिटी का बदल जाना भी एक तरीके का कंपल्जन ही होता है, जो कि थॉट से आने वाली एंजाइटी को कम करने के लिए होता है। पर अल्टीमेटली यह पेशेंट जो है ये डिस्टर्ब्ड रहता ही है, ये परेशान रहता ही है। तो ये कहना कि उस कंपल्जन की वजह से ऑब्सेशन चली गई, खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। वो एक टेम्परेरी रिलीफ होता है और कहीं ना कहीं ऑब्सेशन और कंपल्जन जो कि प्योरली कॉग्निटिव नेचर के होते हैं, थॉट वाले नेचर के होते हैं, ये आपस में दोनों कॉम्बिनेशन में चलते रहते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं। मतलब उनको अलग कर पाना कई बार बड़ा डिफिकल्ट होता है, पर बारीकी से अगर इंटरव्यू किया जाए, बारीकी से अगर एनालाइज किया जाए, समझा जाए, तो कई बार ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स अलग अलग करके पता चल जाते हैं। ये रही जानकारी प्योर ओ ओसीडी के बारे में। इस वीडियो में मैंने मेनली सिम्टम्स के बारे में और प्योर ओ वाले ओसीडी के नेचर के बारे में आपसे बात की। ट्रीटमेंट जो है मैं अगली वीडियो में, एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, मैं अगली वीडियो में आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो प्योर ओ ऑब्सेशंस या प्योर ओ वाला जो ओसीडी है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये आप मेरी इसके बाद फॉलो होने वाली वीडियो में ज़रूर देखें। उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्योर ओ वाले ओसीडी को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका क्योर कैसे कर सकते हैं। यह वीडियो लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स दूंगा, आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको इससे फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।